सविता शर्मा, गरिमा चौधरी, समीक्षा, खुशबू तिवारी, कोमल तंवर, अफसाना, तरीशा और रुकबयांदो। आज स्लाइड शेयर कर रही हूँ। किसकी बात कर रहे हैं अपन? आज एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। तो आवृत बीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। आवृत बीजी पौधों में दिक् निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, जिसमें युग्मक संलयन सिनगेमी तथा त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है और युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण का एम्ब्रियो का परिवर्धन होता है। जबकि त्रिसंलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है, जिससे एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है। तो अधिकांश पौधों में भ्रूणकोश त्रिगुणित होता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अंड के ठीक नीचे स्थित होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक केंद्रक के संलयन के फलस्वरूप होता है। तो इस केंद्रक के बनते ही इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे भ्रूणपोष का विकास तेजी से होता है तथा ये शीघ्र ही परिवर्तनशील भ्रूण को घेर लेता है। अब बात करते हैं ऑर्किडेसी, ट्रेपेसी व पोडोस्टिमेसी कुलों को छोड़कर शेष सभी आवृत बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है। मतलब एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन ऑल द एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्ट ऑर्किडेसी, ट्रेपेसी एंड पोडोस्टिमेसी। जैसे कुछ पौधों जैसे चना, मटर एवं सेम आदि में संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण के विकास में पोषण के लिए कर लिया जाता है। अतः इनके बीज में भ्रूणपोष नहीं होता तथा ऐसे बीजों को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। मतलब what are non-endospermic seeds? The seeds in which the seeds in which endosperm is absent are called as non-endospermic seeds. इन बीजों में संचित खाद्य पदार्थ बीज पत्रों में उपस्थित होते हैं तथा इनका उपयोग अंकुरण के समय किया जाता है। इसके विपरीत कुछ अन्य पौधों जैसे गेहूं, धान, मक्का, नारियल एवं अरंडी के बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है। मतलब एंडोस्पर्म इज फाउंड इन ट्रिटिकम एस्टाइबम, इन मेज एंड इन कोकोनट एंड इन रेसिनस सीड्स। अतः इन बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। मतलब कुछ पौधों जैसे गेहूं, धान, मक्का, नारियल एवं अरंडी के बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है। अतः इन बीजों को भ्रूणपोषी बीज एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान की दृष्टि से अधिकांश पौधों में भ्रूणपोष 3 होता है, ट्रिप्लॉइड होता है और इन तीन अगुणित केंद्रकों में से 2 ध्रुवीय केंद्रकों के रूप में मादा युग्मकोद्भिद से प्राप्त होते हैं। तो कोशिका विज्ञान की दृष्टि से अधिकांश पौधों में भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है और इन 3 अगुणित केंद्रकों में से 2 ध्रुवीय केंद्रकों के रूप में मादा युग्मकोद्भिद से प्राप्त होते हैं। परंतु विभिन्न प्रकार के आवृत बीजी भ्रूण कोशों में ध्रुवीय केंद्रकों की संख्या अलग अलग होती है। अतः इनमें विकसित होने वाले भ्रूणपोष की आकृति भी भिन्नता दर्शाती है। जैसे कि ओइनोथोरा में केवल एक पोलर न्यूक्लियस, ओइनोथोरा में केवल एक ध्रुवीय केंद्रक होता है। अतः यहाँ द्विनिषेचन के बाद
डिप्लॉयड भ्रूणपोष टू एड एंडोस्पर्म, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है। वहीं दूसरी ओर पेपेरोमिया के भ्रूणकोश में 8 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। 8 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें 9n भ्रूणपोष बनता है। अब भ्रूणपोष की कोशिकाएं प्राय क्लोरोफिल रहित होती हैं, परंतु कुछ पौधों के भ्रूणपोष में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब the cells of the endosperm lack the chlorophyll, but in some of the plants the chlorophyll is present in the cells of the endosperm. मतलब कुछ पौधों के भ्रूणपोष में एंडोस्पर्म में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि क्राइनम व रेफिनस की जातियां। इसी प्रकार भ्रूणपोष कोशिकाएं समव्यासी होती हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में खाद्य संचित रहता है। तो खाद्य की प्रकृति व इसका अनुपात विभिन्न जातियों में अलग अलग हो सकता है। तो एक बीजपत्री पादपों जैसे घास, मक्का, गेहूं व अन्य कुछ पौधों में भ्रूणपोष का परिधीय कोशिका स्तर एधा सदस्य होता है, कैम्बियम सदस्य होता है, जो भीतर की ओर नव कोशिकाएं बनाता है जिनमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा संचित रहती है और बीज के परिपक्व होने के समय यह विभाजन रुक जाता है और भारी कोशिका स्तर में एल्यूरोन कण संचित हो जाते हैं। हम बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। What are the types of endosperm? So endosperm are of three types. 3 types of endosperm are there: nuclear endosperm, cellular endosperm, helobial endosperm. तो भ्रूणपोष की परिवर्धन विधि के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है केंद्रकीय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक है कोशिकीय भ्रूणपोष, एक है हीलोबियल भ्रूणपोष। तो डेविस के अनुसार अध्ययन किए गए 288 आवृत बीजी कुलों में से 250 कुलों के आंकड़े उपलब्ध है। इनमें से 161 कुलों में केंद्रकीय और 72 फैमिलीज में 72 कुलों में कोशिकीय और केवल 17 कुलों में हीलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। और कोशिकीय भ्रूणपोष सेल्यूलर एंडोस्पर्म द्विबीजपत्री, जबकि हीलोबियल एंडोस्पर्म एक बीजपत्री कुलों में पाया जाता है। मतलब सेल्यूलर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन dicotyledonous families, whereas helobial endosperm is found in monocots. तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के पश्चात इसके पुत्री केंद्रकों में भी पुनरावृत विभाजन होते हैं और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण नहीं होता है अथवा भित्ति का निर्माण होता है अथवा नहीं। इसके आधार पर भ्रूणपोष का वर्गीकरण केंद्रकीय, कोशिकीय या हीलोबियल के रूप में किया जाता है। मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के पश्चात इसके पुत्री केंद्रकों में भी पुनरावृत विभाजन होती है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण होता है अथवा नहीं। इसके आधार पर भ्रूणपोष का वर्गीकरण केंद्रकीय, कोशिकीय या हीलोबियल के रूप में किया जाता है। ऊपर ये चित्र देख रहे हैं, डायग्राम है, ये तो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और ये है सेल्यूलर, ये है हीलोबियल। आवृत बीजी पौधों में विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष आपको दिखाए गए हैं। तो ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्स हो रहा है। जो अपन क्या देख रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय एंडोस्पर्म के बारे में।
तो इस प्रकार के भ्रूणपोष, इस प्रकार के एंडोस्पर्म के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का प्रथम विभाजन एवं उसके बाद की अनेक विभाजन संपन्न होने के बाद भी संतति केंद्रकों के आसपास कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो आप ये देख रहे हो, ये है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। इसका डायग्राम दिखाया है आपको। देखो क्या बता रहे हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार के केंद्रीय भ्रूणपोष के, इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का प्रथम विभाजन एवं उसके बाद के अनेक विभाजन संपन्न होने के बाद भी संतति केंद्रों के आसपास कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अतः भ्रूणपोष की प्रमुख संरचना में अनेक स्वतंत्र केंद्रक कोशिका द्रव्य में निलंबित पाए जाते हैं। कुछ पौधों जैसे कि लिमनैंथस व ऑक्सीस्पोरा में ये केंद्रक अंत तक स्वतंत्र रहते हैं तथा विकासशील भ्रूण के द्वारा इनका उपयोग भी इसी रूप में किया जाता है। परंतु अधिकांश उदाहरणों में कुछ विभाजनों के पश्चात प्रत्येक मुक्त केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और इनमें भित्ति निर्माण परिधि से केंद्र की ओर अर्थात अभिकेंद्र की सेंट्रीपीटल क्रम में होता है, जिससे कुछ समय बाद भ्रूणपोष कोशिकीय प्रकृति का हो जाता है। कुछ पौधों जैसे फेसियोलस, कौन सा है, फेसियोलस में कोशिका भित्ति का निर्माण भ्रूण के चारों ओर तथा क्रोटोलेरिया में बीजांड द्वारीय सिरे पर होता है और बाकी बचे केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में निलंबित रहते हैं। तो अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स आर अकरिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द एंडोस्पर्म। ठीक है, अब अपन देखते हैं विभिन्न आवृत बीजों के भ्रूणपोष में मुक्त केंद्र की विभाजनों में विविधता देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल प्रिमुला एंड मैंगीफेरा व सिट्रस आदि में सैकड़ों भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के बाद निर्मित होकर भ्रूणपोष की परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद ही इनमें भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। परंतु कैलोट्रोपिस एवं रेफ्लेसिया में जब 8 से 16 मुक्त केंद्रक बनते हैं तो इसके बाद ही इनके आसपास भित्ति निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत कार्डियोस्पर्मम एवं ट्रोपियोलियम इत्यादि कुछ पौधों में भ्रूणपोष सदैव मुक्त केंद्र की रहता है और भ्रूणपोष में भित्ति का निर्माण 4 प्रकार से हो सकता है। एक तो है, पहला है बेटा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की एक परिधीय परत बनती है। इसके बाद इस परत की कोशिकाओं में निरंतर परिणतिक विभाजन होते हैं, जिससे संपूर्ण भ्रूणपोष की गुहिका कोशिकाओं से भर जाती है। दूसरा है, इस प्रकार में भी कोशिकाओं की परिधीय परत बनती है तथा परत की सभी कोशिकाएं केंद्रीय भाग की ओर अग्रसर होकर भ्रूणपोष के बीच में मिल जाती हैं। इसके बाद ये बड़ी व सुदीर्घित कोशिकाएं विभाजित होकर छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बुकेनिया एवं यूफोर्बिया। तो इस स्थिति में भित्ति का निर्माण बीजांड द्वारीय सिरे से प्रारंभ होता है, परंतु निभागीय सिरे की ओर उपस्थित केंद्र स्वतंत्र रहते हैं। परंतु निभागीय सिरे की ओर उपस्थित केंद्र स्वतंत्र रहते हैं,
जैसे कि पॉलीगोनम व र्यूमेक्स। जैसे कि एग्जाम्पल है पॉलीगोनम व र्यूमेक्स। र्यूमेक्स इस प्रकार में केंद्रक भ्रूणपोष के कोशिका द्रव्य में निलंबित रहते हैं तथा भित्ति का निर्माण भ्रूणपोष के सभी भागों में एक साथ प्रारंभ होता है और भ्रूणपोष केंद्रकों में भित्ति निर्माण की एक अनूठी एवं दुर्लभ प्रक्रिया है जो केवल कुछ ही पौधों जैसे कि इरेंथस व टाका आदि में पाई जाती है। तो एंडोस्पर्म के भ्रूणपोष के सभी केंद्रक आकार में बराबर नहीं होते हैं और निभागीय सिरे पर उपस्थित केंद्रक बड़े होते हैं तथा बीजांड द्वारीय सिरे के केंद्रक छोटे होते हैं। तो नारियल, कोकोस, न्यूसीफेरा केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणपोष का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बड़े भ्रूणपोष में अनेक भ्रूणपोष केंद्रक दूध जैसे द्रव में निलंबित रहते हैं। इसे लिक्विड सिंसिशियम कहते हैं। तो भ्रूणपोष के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो उसके साथ ही इनके केंद्रकों में भी विभाजन होते रहते हैं और कभी कभी स्वतंत्र केंद्रकों के अतिरिक्त सिंसिशियम में अनेक बहुकोशीय एवं बहुकेंद्रीय संरचनाएं भी पाई जाती हैं और धीरे धीरे ये कोशिकाएं तथा मुक्त केंद्रक भ्रूणपोष की परिधि पर एकत्र हो जाते हैं तथा परिधि से केंद्रक की ओर कोशिकाओं की परतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसे नारियल की कच्ची गिरी कोकोनट मीट कहते हैं। इन कोशिकाओं में कुछ और विभाजन होते हैं जिससे भ्रूणपोष की मात्रा में वृद्धि होती है और कोशिकाओं का निर्माण तब प्रारंभ होता है जब फल 100 मिलीमीटर लंबा हो जाता है और परिपक्व नारियल में उपस्थित तरल भ्रूणपोष कोमल एवं दूधिया होता है। इसमें केंद्रक निलंबित नहीं होते। नेक्स्ट है सुपारी, इसको कि आप क्या कहते हो, एरेका कटेचु में भी भ्रूणपोष का विकास लगभग नारियल के समान ही होता है, परंतु इसमें भ्रूणकोश की संपूर्ण गुहिका विरूपित भ्रूणपोष द्वारा घेर ली जाती है तथा अंत में ये कठोर एवं दृढ़ हो जाती है। इसे रूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। अब बात करते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम और इसके बाद होने वाली सभी केंद्रकीय विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी भित्तियों द्वारा होता है। अतः कोशिकीय भ्रूणपोष के विकास की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो प्रथम केंद्रकीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति निर्माण द्वारा होता है, परंतु कुछ प्रजातियों में प्रथम विभाजन लंबवत या तिर्यक भित्ति ओब्लिक वॉल द्वारा होता है। और निभागीय प्रकोष्ठ, क्या बता रहे हैं कि निभागीय प्रकोष्ठ का केंद्रक विभाजित न होकर या तो विघटित हो जाता है या केवल कुछ ही संतति केंद्रक बनाता है। ये भी आगे चलकर विघटित हो जाते हैं और निभागीय प्रकोष्ठ में अब एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है तथा कोशिका द्रव में भी पूर्णतः विघटित होकर नष्ट हो जाता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, निभागीय प्रकोष्ठ की। अब ये था सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात की थी। तो इसमें एक चीज और बता रही हूँ मैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कि इसकी बात कर रहे हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम और इसके बाद होने वाले सभी केंद्रकीय विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी भित्तियों द्वारा होता है। अतः कोशिकीय भ्रूणपोष
के विकास की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और प्रथम केंद्रकीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति निर्माण द्वारा होता है। परंतु कुछ प्रजातियों में प्रथम विभाजन लंबवत या तिर्यक भित्ति के द्वारा होता है। इसी प्रकार शनार्थ ने कोशिकीय भ्रूणपोष के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय विभाजन भित्तियों के निर्माण के आधार पर कोशिकीय भ्रूणपोष को 5 उप श्रेणियों में विभेदित किया था। एक है बेटा एडोक्सा प्रकार, दूसरा है वर्वेस्कम टाइप, एक है एनोना टाइप, एक है मायोसोटिस टाइप। ठीक है, तो पहला है एडोक्सा प्रकार, एडोक्सा टाइप। तो इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष के सभी विभाजन लंबवत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 उदग्र लंबी बेलनाकार कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट है वर्वेस्कम टाइप। तो यहाँ प्रथम कोशिका भित्ति अनुप्रस्थ एवं द्वितीय लंबवत तल में बनती है। नेक्स्ट है एनोना टाइप। तो यहाँ प्रथम द्वितीय तथा तृतीय विभाजन अनुप्रस्थ होते हैं तथा 4 संतति कोशिकाएं एक पंक्ति में बनती है। नेक्स्ट है मायोसोटिस टाइप। तो यहाँ प्रथम विभाजन तिरछा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं और कुछ पौधों में भित्ति निर्माण का कोई विशेष क्रम नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज हिलोबियल एंडोस्पर्म। इसकी बात कर रहे हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म की। तो एक स्लाइड भी शो कर रही हूँ। हिलोबियल एंडोस्पर्म, तो ये है हिलोबियल भ्रूणपोष का डायग्राम। तो यह है केंद्रकीय एवं कोशिकीय प्रकार के बीज की संरचना है। यहाँ प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन के बाद एक भ्रूणपोष गुहा 2 बड़े प्रकोष्ठों में विभक्त हो जाती है और बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ निभागीय प्रकोष्ठ की तुलना में बड़ा होता है। तो निभागीय प्रकोष्ठ का केंद्रक अविभाजित रहता है या फिर इसमें बहुत थोड़े विभाजन होते हैं और बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ में अनेक केंद्रक बन जाने के कारण सेंट्रीपीटल केंद्राभिसारी क्रम में यहाँ भित्ति निर्माण होता है तथा यह संपूर्ण प्रकोष्ठ कोशिकीय हो जाता है। अब बात कर रहे हैं इसकी हिलोबियल एंडोस्पर्म की। तो इसमें देखना निभागीय प्रकोष्ठ का केंद्रक विभाजित ना होकर या तो विघटित हो जाता है या केवल कुछ ही संतति केंद्रक बनाता है। ये भी आगे चलकर विघटित हो जाते हैं और निभागीय प्रकोष्ठ में अब एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है तथा कोशिका द्रव में भी पूर्णतः विघटित होकर नष्ट हो जाता है। अब जो खाली हुआ स्थान है, यह है बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ में बने हुए कोशिकीय भ्रूणपोष के द्वारा भर दिया जाता है। तो हेलोबियल भ्रूणपोष की उपस्थिति एक बीजपत्री पौधों में गण हेलोबियल्स या हिलोबियल्स के सदस्यों का प्रमुख लक्षण है। तो आप ये देख रहे हो, यह हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो चलाचल चैम्बर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, दो चैम्बर बने। एक तो था चलाचल चैम्बर, एक है माइक्रोपाइलर चैम्बर। तो जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है वो चलाचल चैम्बर से बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन एंडोस्पर्म, भ्रूणपोषों में विकास संबंध। तो तीनों प्रकार के भ्रूणपोषों में कौन सा आद्य व कौन सा सबसे अधिक विकसित है, यह अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया है और कुछ पौधों में इनके मध्यावस्था प्रकार के भ्रूणपोष भी मिले हैं। तो कोल्टर एंड चैम्बरलैन के अनुसार कोशिकीय प्रकार से केंद्रकीय प्रकार का विकास हुआ है, जबकि ओनो एवं ग्लिसिक के अनुसार केंद्रकीय प्रकार आद्य प्रकार का भ्रूणपोष है। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म ऑस्ट्रेलिया भ्रूणपोष सूचकांक। तो भ्रूणपोष के परिवर्धन में तथा भ्रूण को पोषण प्राप्ति के लिए
भ्रूणपोष से अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। वैसे तो भ्रूणपोष की सतह बीजांडकाय की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करती है तथा इन भोज्य पदार्थों को भ्रूणपोष के विकास में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से भोज्य पदार्थ भ्रूणपोष में संचित हो जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर भ्रूण के काम आते हैं। परंतु अनेक पौधों में बीजांडकाय की कोशिकाओं में घुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों का चूषण करने के लिए भ्रूणपोष से अनेक अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है। उन्हें भ्रूणपोष चूषकांग एंडोस्पर्म पोस्टोरिया कहते हैं। भ्रूणपोष पर इनकी स्थिति के आधार पर भ्रूणपोष चूषकांग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है बेटा चलाजल पोस्टोरिया निभागीय चूषकांग। तो इस प्रकार के चूषकांग सर्वप्रथम प्रोटिएसी कुल के सदस्य ग्रेवेलिया रोबस्टा में खोजे गए थे और ग्रेवेलिया रोबस्टा पौधे में भ्रूणपोष के निभागीय सिरे पर कृमि रूपी उपांग के रूप में भ्रूणपोष चूषकांग पाया जाता है। प्रारंभ में उपांग अकोशिकीय होता है, लेकिन बाद में कोशिकीय द्वितीयक भ्रूणपोष बन जाता है, क्योंकि यह कृमि रूप चूषकांग भ्रूणपोष के निभागीय क्षेत्र से निकलता है, अतः इसे निभागीय चूषकांग कहते हैं। तो इस प्रकार के चूषकांग कुकुरबिटेसी तथा लेग्यूमिनेसी कुलों के सदस्यों में भी पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो, इट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ग्रेवेलिया रोबस्टा में निभागीय चूषकांग को दिखाया गया है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं क्रोटोलेरिया के केंद्र की भ्रूणपोष में निभागीय छोर पर भित्ति निर्माण नहीं होता तथा केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में रहते हैं और ये छोर लंबा होकर चूषकांग की भांति कार्य करता है। इसी प्रकार बात करते हैं मैग्नोलिया ओवेटा में निभागीय चूषकांग पाए जाते हैं। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे निभागीय प्रकोष्ठ चलाजल चैम्बर तथा बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ माइक्रोपाइलर चैम्बर बनते हैं। तो बीजांडद्वारी प्रकोष्ठ से विभाजनों द्वारा स्थूलकाय ऊतक बनता है, जबकि निभागीय प्रकोष्ठ में धीमी गति से केंद्र विभाजन होता है तथा केवल अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इसके फलस्वरूप निभागीय छोर एक लंबी पूंछ के रूप में स्थूलकाय बीजांडद्वारी ऊतक से जुड़ा प्रतीत होता है तथा निभागीय बीजांडकाय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। तो अपन क्या देख रहे थे, आज एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रहे थे, फिर कंटिन्यू कर लेंगे अपन